हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 हिंदी चैप्टर नंबर 12 पार्ट 2। आगे हमने पार्ट 1 की पढ़ाई की है। पार्ट का नाम क्या है? दुमदुमा गांव के बच्चे। तो आगे हमने बच्चों देखा था कि दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी, तंगी। तो उस कमी को सारे बच्चों ने मिलकर कैसे हल निकाला था। फिर पानी का बिगाड़ हमें नहीं करना चाहिए, पानी को हमें किस तरह से उपयोग करना चाहिए, ये सब हमने पढ़ाई की थी। आगे अब हम देखेंगे एक कहानी दी गई है। जो कहानी है हमें चित्र के आधार पर। तो चित्र में देखें तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है बच्चों? आपको जो दिखाई देता है वही आपको समझना है कि तालाब है, आसपास कई पेड़ है, कुछ मेंढक है, पेड़ के पास एक बिल है, बिल के पास एक सांप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें तो वो मेंढक को मुंह में ले जा रहा है, अपने बिल की तरफ वो शायद जाएगा। यहाँ पर कुछ मेंढक मिलकर कुछ समस्या का हल निकाल रहे हैं, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें तो वो मेंढक है, उसको कुछ आगे के चित्र में हमने देखा कि कुछ मिलकर कुछ प्लान बना रहे। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि ये जो सांप है उसके मुंह में एक मेंढक है, और आसपास जो है वो क्या कर रहे हैं मेंढक? वो सांप को पकड़ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर सांप और मेंढक दोनों कुछ सोच रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है ना। फिर यहाँ पर सांप है वो वापस बिल में चला जाता है, उसके मुंह में इस बार कुछ नहीं है, और सारे मेंढक है वो कुछ खुशी से उछल पड़ते हैं, वैसे दिखाई देता है। अब हम देखेंगे कहानी मेंढक और सांप। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का पेड़ था। एक क्या था? तालाब, उसके किनारे बहुत सारे कौन रहते थे? मेंढक। और तालाब के किनारे किसका पेड़ था? बरगद का, हमने देखा था ना, जहाँ पर बिल, उसकी जड़ में एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था। रोज न रोज किसी न किसी मेंढक को वो पकड़कर खा जाता था। हमने देखा ना कि सारे मेंढक थे, उसमें से एक को पकड़कर वे खा जाता था। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेंढक परेशान होते। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। जो सारे मेंढक थे वो मैं बता रही थी ना कि कुछ आइडिया रहे, तो वे एक उपाय सोच रहे थे। फिर दूसरे दिन क्या होता है? बिल के सामने खड़ा रहा। बाकी सभी मेंढक बिल के आसपास छिप गए थे। जैसे ही सांप ने उस मेंढक को पकड़ा, छिपे हुए मेंढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। क्या हुआ? दूसरे दिन क्या हुआ? बिल के सामने एक मेंढक रहा और बाकी के मेंढक थे वो आसपास छिप गए थे ताकि वो सांप को न दिखाई दे। फिर क्या होता है बच्चों कि जैसे ही वो सामने दिखाई देता हुआ मेंढक था उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो आसपास में जो मेंढक थे उसने क्या किया था? सांप को पकड़ लिया था। और जैसे ही सांप को पकड़ लिया तो उसके मुंह में से जो मेंढक था वो गिर गया नीचे, और सांप घबरा गया। वह पकड़े हुए मेंढक को छोड़कर भागा। किस तरह? बिल की तरफ, और बिल में घुस गया। फिर छठा चित्र था, उसमें क्या था? सारे मेंढक थे वो खुशी से उछल कूद पड़ते थे ना। मेंढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। क्या होता है? सारे मेंढक खुश हो गए। सचमुच संगठन में शक्ति है। मीन्स कि जहाँ पर एकता होती है, संगठन होता है, उसमें ही शक्ति होती है। अलग अलग होता है तो उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है। ये है हमारी छोटी सी कहानी। अब यहाँ पर हमें कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको
कोष्टक दिया है, यहाँ पर 3 ब्लैंक्स दी गई है, उसे किस तरह से क्रिया से। तो सबसे पहले देखें तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहना या रहती, तो रहती आएगी। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। सेकंड, बच्चे तालाब में नहाते थे। खेतों में मक्का और धान क्या करते थे, लहलहाते थे। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। यहाँ पर आपको ऑलरेडी सेंटेंस मीन्स की वाक्य दिया गया है, आपको उसको पढ़ना तो है, फिर भी समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए कि खेत में गाय चरती है। तो कहाँ पर गाय चरती है, खेत में। वहाँ पर हमें ब्रैकेट दिया गया है, लाल, सफ़ेद, 3 और सुंदर। एक ही वाक्य को, एक ही शब्द को चेंज करके बोले बताए तो ढेर सारे से वाक्य बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लाल। तो खेत में लाल गाय चरती है। कैसी गाय है, लाल। तो यहाँ पर लाल है वो विशेषण दिया गया है। सेकंड, खेत में सफ़ेद गाय चरती है। खेत में 3 गायें चरती है। खेत में सुंदर गायें चरती है। यहाँ पर लाल, सफ़ेद, 3 और सुंदर, ये क्या है, विशेषण दिया गया है। गायें तो है लेकिन कैसी है, लाल है, सफ़ेद है, 3 है और सुंदर है। क्योंकि 3 की जगह 4 आए तो भी विशेषण कहलाएंगे, क्योंकि गायें तो है लेकिन अलग उसमें उस सेंटेंस का है। अब आगे, अब यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कि सबसे पहले प्रश्न दिया गया है कि दुमदुमा गांव में हमेशा क्या समस्या थी। तो बच्चों ये तो आप जानते ही है कि दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। यह वह समस्या दुमदुमा गांव की थी। सेकंड, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे। अगर बच्चों पानी नहीं होता तो आप क्या क्या नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो पानी में खेल नहीं सकते, ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं कर सकते। फिर तालाब नहीं रहती है तो नहाते भी नहीं है। वैसे पानी के बिना तो ढेर सारी समस्याएं होती है। रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया था। रजिया ने क्या कहा था कि एक बड़ा सा खड्डा खोदे और जिसमें बरसात का सारा पानी भर जाए। फोर्थ, जमीन खोदने के लिए कौन कौन से साधन लाए थे बच्चे। तो आपको पता ही होगा कि ज़मीन खोदने के लिए तो अब कौन कौन से साधन होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास कहीं खुदाई होती है तो भी पता चलता है। जैसे कि फावड़े, कहाड़ी, कुदाले और तसले, ये सभी चीज़ें ज़मीन खोदने और मिट्टी धोने में काम आते हैं। 5, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ। तो तालाब में बरसात का पानी भरा तो दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ था। तो खेतों की सिंचाई हुई थी, फिर खेता मक्का और सारे जो भी बोए हुए बीज रहते हैं वो पक जाते हैं और सारी धन थी वो ढेर सारी मात्रा में लहलहाने लगी। निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है। तो बच्चों ये सेंटेंस इस लेसन से हमें खोजना है कि कौन कहता है। यहाँ पर हमें ये नहीं दिया है कि किससे कहते हैं, सिर्फ ये वाक्य है वो कौन कहता है। तो आपने अगर पढ़ाई की है, पाठ का पठन किया है तो आपको पता चलेगा कि कौन कह रहा है। सबसे पहले दिया गया है, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगी रोज बरसो। ऐसा किसने कहा था, ऐसा बिल्लू ने कहा था। सेकंड, बादल रोज कैसे बरस सकते, ये कौन बोला था, महिमा बोली थी कि बादल है वो रोज कैसे बरस सकते हैं। फिर 3, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे
जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। यह वाक्य रजिया बोली थी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं। दुमदुमा, बादल, कहाड़ी, छपाछप और लहलहा है। तो ये बच्चों, ये आपने शब्दकोश का क्रम किस तरह से करना है। तो सबसे पहले देखें कि स्वर का शब्द होता है। अगर स्वर का नहीं है तो हम डायरेक्टली लेंगे व्यंजन। तो अगर आपको शब्दकोश के क्रम में सीखना करना है तो सबसे पहले तो आप क से य तक का सारे अक्षर जो 1 बाय 1 आता है उसी तरह से आप करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, क। तो मीन्स क से कहाड़ी होता है। फिर ख वाला नहीं है, ग, घ, च, छ। हाँ, तो छ आया तो क्या आएगा, छपा छप। आपको पूरा ऐसे सब क से ग तक बोलना है और जो जो उसका फर्स्ट लेटर आता है उसके हिसाब से आपको यहाँ शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। छ के बाद क्या आता है वो आपको रीड करना है। आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसके बाद का शब्द कौन सा आता है। यहाँ पर नीचे उतर दिए गए हैं। फिर छपाछप के बाद में आगे का शब्द आपको वैसे ही फाइंड करना है, लिखना है और फटाफट से इसका आंसर फिलअप करना है। गुजराती में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 5 सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए हैं, उसका आपको गुजराती में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले देंगे, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। तो बच्चे मीन्स बाળકો, पानी मीन्स पानी में, खेलना मीन्स रमवा, चाहते मीन्स ઈચ્છતા और थे मीन्स હતા। આવી રીતના આપણે એકી સાથે સેન્ટેન્સ ન આવડે તો આપણે વર્ડ્સને અલગ અલગ છૂટા છૂટા કરીને પણ કરી શકીએ છીએ કે બાળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। પાણી से खेतों की सिंचाई होती है। પાણીથી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। એટલે કે જે આપણે પાણી નદીમાં તળાવમાં હોય ત્યાંથી લઈ અને ખેતરમાં આપીએ ને એને સિંચાઈ કહે। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। वरसादना पानीथी तलावमां पानी भरायुं। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। बाळकोए पाणीनी कमी मीन्स तंगी, तंगी दूर करवानुं विचार्युं। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिवस बाळको रमतना मैदानमा भेगा थया, एकठा थया। આવી રીતે તમારે નોટબુક્સની અંદર લખવાનું છે। निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कोष्टक दिया गया है। सबसे पहले आगे जो वर्ड्स दिए हैं हमें उसको देखना है। उपासना, दुखी, युक्ति, वर्षा, स्तुति, वारी, व्याकुल, तरकीब, बरसात, नीर। यहाँ पर 10 शब्द दिए हैं तो हमें इनका समानार्थी शब्द 2 फाइंड करना है। सबसे पहले देखें प्रार्थना, फिर उपाय, पानी, बारिश, परेशान। तो सबसे पहले देखेंगे हमें प्रार्थना। प्रार्थना तो क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा शब्द आएगा वो। अगर बच्चों आपको ऐसा है कि इसमें से जो शब्द आपको आता है तो वो आप पहले उस बॉक्स में भर सकते हैं। तो बाकी के शब्द जो बचेंगे उतना ही आपको फाइंड करने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे प्रार्थना। तो प्रार्थना मीन्स उपासना होता है और दूसरा उसका होता है स्तुति। फिर उपाय, उपाय तो क्या आएगा, युक्ति और तरकीब। पानी, वारी और नीर। यहाँ पर जल नहीं दिया है, नहीं तो जल भी चल सकता है। बारिश, बारिश मीन वर्षा और बरसात।
फिर परेशान, दुखी और व्याकुल। आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई न कोई समस्या जरूर होगी। हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में कुछ न कुछ समस्या तो ज़रूर होती है। पता कीजिए और लिखिए। आपको जांच करनी है, पता करना है कि कौन सी समस्या है और फिर वह लिखना है। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको उसको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले देखें कि वह समस्या क्या है। तो सबसे पहले समस्या क्या है, तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा हम लेंगे तो हमारे मोहल्ले में, गांव में, कहीं भी जहाँ पर जाए वहाँ पर गंदगी ज़्यादा दिखाई देती है। तो हम गंदगी पे ऊपर लिखेंगे कि हमें वह समस्या क्या है। तो वह समस्या है गंदगी की। कहाँ की? हमारे मोहल्ले की। वह समस्या क्यों है? तो वह समस्या क्यों है? क्योंकि लोग हैं वो खुद नहीं समझते कि हमें कूड़ा कहाँ पर डालना है, कहीं भी जगह डाल देते हैं। बट ऑलरेडी कूड़ादान दिया होता है। कूड़ादान मीन्स कि डस्टबिन दिया होता है, फिर भी कहीं भी जगह फेंक देते हैं। बच्चों, अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आज से सुधर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, नहीं तो हमारे आसपास भी गंदगी फैल सकती है। फिर वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है? तो वह समस्या है तो वो कैसे दूर होगी? तो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं जाए तो वहाँ पर जहाँ पर डस्टबिन होता है वहीं पर लिखा हुआ रहता है कि यहाँ कचरा, यहाँ कूड़ा डालें। फिर भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर भी हम कहीं भी जगह डाल देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो सूचनाएं लिखी है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। फिर दूसरों को भी समझाना चाहिए कि वहीं पर नहीं फेंकना चाहिए, जहाँ पर डस्टबिन दिया गया है वहीं पर ही फेंकना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को आप बताएं कि हमेशा चॉकलेट खानी है तो उसके बाद में डस्टबिन में ही कागज़ फेंकना है, तो वो बच्चा एक बार आप सिखाओगे तो वो अपने आप दूसरी बार ऐसा करने लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है और फिर दूसरों को भी समझाना है। 4th, उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं? अब जो समस्या तो दी गई है, आप और अपने मित्र आप किस तरह से उसको सही तरह करोगे? तो उसमें इसको किस तरह से कि जैसे कि वीक में कोई एक दिन होता है, उस दिन आप उसकी सफाई कर दो। मीन्स कि आपको भी करना है, आपके आसपास को, जैसे कि एक एरिया होता है मोहल्ला, उसमें सब लोग मिलकर सफाई करें तो वो काम आसानी से हो सकता है, वो हो सकता है। जैसे कि कोई एक दिन स्वीकार ले लीजिए, जैसे कि संडे रहता है तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग को छुट्टी रहती है, तो सब अपने आसपास के घरों की सफाई कर देंगे बाहर की, तो वो एकदम कैसा हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। फिर खुद भी करेंगे तो दूसरे लोग भी करेंगे। फिर उसको सफाई का महत्व समझाना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिसे पता नहीं होता है कि यही गंदगी की वजह से ही बीमारियां फैलती है। फिर उस पर सूचना लिखेंगे कि अब यहाँ कोई कूड़ा नहीं डाले, तो हम भी नहीं डालेंगे और दूसरों को भी डालने नहीं देंगे। और फिर जब कूड़ादान पूरा भर जाए तो उसे कहाँ पर खाली करवाते हैं वो भी काम करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा था चैप्टर नंबर 12। यहाँ पर एक लास्ट में क्वेश्चन दिया है कि इस समस्या के बारे में अपने सरपंच नगर सेवक को पत्र लिखिए। तो वो पत्र है वो जब आपको PDF में भेजा जाएगा, निबंध, पत्र, कहानी, इन सब के साथ ये पत्र होगा। आशा करती हूँ कि आपका चैप्टर नंबर 12 पार्ट नंबर 1
अब तक कंप्लीट हो गया होगा और अब पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब आगे हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 13 के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।